नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। यानी आज का जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस सेट होने वाला है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसा कि पता है कि हम लोग बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आप बीपीएससी 4.0 या किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी आदि का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो व्याकरण के प्रश्न होंगे। दूसरी बात है कि इसमें रस अलंकार छंद के भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, संधि समास, जो स्टेट पेपर 2 में भी काम कर सकता है। तो आप लोग किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा सेट देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी प्रैक्टिस सेट 2, यानी ये जो है ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 यानी टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, यानी 9 to 10 का तैयारी कर रहे हैं स्टेट का, तो ये जो वीडियो है खास होने वाला है क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 100 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 करवाया जा चुका है। साथ ही 2023 का दोनों शिफ्ट का प्रश्न और 2024 का दोनों शिफ्ट का प्रश्न करवाया जा चुका है, और साथ ही क्लास जितने भी हैं लेक्चर भी हो चुके हैं सभी टॉपिक का। तो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख सकते हैं ताकि आपका तैयारी में कोई कमी ना रहे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग वाक्य शुद्धि वाले टॉपिक को देख लेंगे और मुहावरे वाले टॉपिक जो बचा हुआ है उसको देख लेंगे। और आप लोग का एग्ज़ाम जो है हो सकता है 14 से स्टार्ट हो, तो 15-16 को हो सकता है हिंदी का एग्ज़ाम हो। तो आप लोग 11 से एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा, यानी कल 11 तारीख होने वाला है। तो आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि कहाँ सेंटर है। तो पहले स्टेट पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा। तो जिसका भी पेपर 1 और 2 दोनों है तो पहले पेपर 1 पे फोकस कीजिए, क्योंकि पेपर 1 जो है पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद पेपर 2 पे फोकस कीजिएगा। तो आपके पास समय बहुत कम है, इसीलिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं प्रीवियस सेट, तो हमारे नंबर 7261815307 पे 149 रुपया पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। तुरंत में इधर से आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, जिसको आप अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। आपका स्टेट में रिजल्ट होने की 100% संभावना हो जाएगी। तो आप लोग चैनल से जुड़िए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन जो टैग है उस पर खरा उतरता है स्टेट में, 100% अभ्यर्थियों का रिजल्ट रहता है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न आपके सामने है, 4 विकल्प है। बिहार स्टेट 2025 के लिए क्लास करवाया जा रहा है और पेपर 1 यानी टीजीटी का ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट 2 है, यानी दूसरा प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं टीजीटी का। इसी तरह अगर समय मिला तो 1-2 प्रैक्टिस सेट और देखेंगे, और अंत के दिनों में अंत वाला जो एक दिन पहले होगा तो आपका जो है मैराथन क्लास उस दिन चलता रहेगा। तो लगभग 3-4-5 घंटा का मैराथन होगा, उसको देखिएगा, सभी टॉपिक से प्रश्न वहाँ रहेगा। अब देखिए यहाँ है पहला प्रश्न आपके सामने, 4 विकल्प होंगे। सीबीटी माध्यम से एग्जाम होगा तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1-2 प्रैक्टिस बना करके। पहला प्रश्न है, 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? यानी 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो उसे कहा जाता है संधि, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। परिवर्तन के जगह पे विकार भी होता है, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो देखिए प्रश्न पूछने का तरीका नया है, आपको शब्दों में उलझा देता है। निकटवर्ती दे दिया, परस्पर मेल दे दिया, तो ये जो शब्द दे करके विकार की जगह परिवर्तन दे दिया, इस तरीका से प्रश्न पूछ करके आपको उलझाता है। तो उससे आपको बचना है। कोई भी प्रश्न जब रहेगा एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा तो प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, क्योंकि आप जानते हुए प्रश्नों को जो है गलत बना दीजिएगा तो बहुत अफसोस होगा। तो उससे बचना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न है, उद्धरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? यानी उद्धरण शब्द का जो है
सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए उद्धरण का जो होगा उत जोड़ हरण उद्धरण यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। तो संधि से लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग टॉपिक नहीं देखे हैं तो वीडियो डाला हुआ है पेपर 1 का, आप देख सकते हैं। रोक जोड़ उपचार का सही संधि क्या होगा। तो रोक जोड़ उपचार का जो सही संधि होगा रोक उपचार हो जाएगा यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ रोक जोड़ उपचार है, रोक उपचार है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हिंदी के हिसाब से आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है विसर्ग संधि, यानी विसर्ग के बाद चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो वो विसर्ग संधि हो जाएगा यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। अत्यधिक का संधि विच्छेद है। तो अत्यधिक जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा आपको बतानी है। तो अत्यधिक का हो जाएगा अति जोड़ अधिक, यानी इसका सही हो जाएगा विकल्प ख अति जोड़ अधिक, ये है विकल्प ख सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है यदि ए ओ ऐ ओ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः ऐ अब आय आब हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है। ये थोड़ा सा जटिल प्रश्न है, तो ऐसे एकाध प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको इसको भी दृष्टि से ध्यान में रख करके तैयारी करना है, क्योंकि व्याकरण के बहुत कम टॉपिक को पढ़ना है तो अंदर से प्रश्न पूछ सकता है। इस बार हो सकता है कि प्रश्न थोड़ा सा हार्ड बनाए तो इस तरीका के प्रश्न भी दे सकता है। तो ये जो हो जाएगा आयादी स्वर संधि कहा जाता है, उसे विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को कहते हैं। तो जो अलग करने की रीति है उसे क्या कहते हैं। तो समासिक पदों को जो अलग करने की रीति है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे विग्रह कहा जाता है यानी विकल्प जो घ है सही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अगर संधि में ये बात पड़ेगा तो संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, समास में विग्रह होता है समासिक पदों का और संधि में जो है होता है विच्छेद, तो विकल्प घ इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो 1 घंटा के आसपास समय जाएगा। आप लोग धैर्य बनाकर रहिएगा, क्योंकि आपका 2-4-5 दिन का मेहनत आपका ज़िंदगी को बदल सकता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी का रिजल्ट हो और होता भी है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और अपने धैर्य को बनाए रखिए ताकि आपका रिजल्ट होने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। यथाविधि में समास है। तो यथाविधि में कौन सा समास है आपको बताना है। तो देखिए हम समास में पढ़ाए हैं कि जिस समास के पहले का शब्द अगर कोई अवयव हो या प्रथम पद प्रधान हो या शब्द समासिक पद के आगे यथा आ अनुवादी आए तो वो अवयवी भाव समास हो जाएगा यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। समास के जो है 6 भेद होते हैं, ये भी जानकारी आपको रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपके सामने है। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। तो जिसका पूर्व और बाद दोनों का पद जो है समान रहता है यानी समान अधिकार में रहता है, बराबर रहता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे द्वंद्व समास कहता है। यानी जिसके दोनों पद समान हो प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो देखिए कर्मधारय समास का जो उदाहरण है यानी आपको बताना है कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए अंधकूप जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है, अंधकूप। तो ये जिसमें देखिए विशेषण विशेष हो गया, उपमा उपमान जो आता है कर्मधारय समास है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, यानी आपको बताना है कि कौन से समासिक पद है जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है। तो देखिए ये जो पूरे पद को देखिएगा तो विश्व विख्यात यानी विश्व में विख्यात, हिमपात यानी हिम से पात, आश्चर्य से चकित होना, विषधर यानी विष को धारण करना, विषधर, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो विषधर ये जो है
विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। विषधर जो है तत्पुरुष समास नहीं है, यानी विष से भरा हुआ, विषधर। आश्चर्यचकित, आश्चर्य से चकित। हिमपात यानी हिम रखने वाला वस्तु। तो इस प्रकार अगर आप देखिएगा तो यहाँ जो है विकल्प घ सही हो जाएगा। विषधर के जगह पे दूसरा शब्द आएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो विषधर के जगह पे दूसरा शब्द आएगा और विकल्प घ जो है सही होगा। विषधर का जो है विष अमृत होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ दूसरा शब्द दे दीजिएगा, यानी ये विकल्प घ सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। अब देखिए मिश्र वाक्य को आपको पहचानना है, तो देखिए मिश्र वाक्य को पहचानना है। आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज की अवकाश देने की कृपा करें। तो इसमें जो है मिश्र वाक्य को पहचानना है, तो आज का अवकाश देने की कृपा करें, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। शुद्ध रूप में ये लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। यहाँ भी देखिए मिश्र वाक्य को पहचानने कह रहा है, तो यहाँ है उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। विकल्प ग जो है सही। बच्चे पार्क में फेंक खेल रहे, साधारण है। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते, ये भी साधारण है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊपर वाला जो यहाँ है निम्नलिखित विकल्पों में मिश्र वाक्य को पहचानिए, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए शुद्ध वाक्य को पहचानिए, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। मिश्र वाक्य के जगह पे शुद्ध वाक्य को पहचानना है, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उसको सुधार दिया जाएगा। जल्दी जल्दी में थोड़ा सा हो जाता है, तो उसको सुधार देंगे और आप लोगों भी ध्यान दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताने हैं। तो देखिए शुद्ध वाक्य देखिए, वह अनेकों बार बोला, तो अनेक अपने आप में जो है पुल्लिंग है, तो इसका नहीं बनेगा, तो ये गलत हो गया। मैं माँ को एक कार्ड लिखा, तो मैं माँ को एक कार्ड लिखा, मैंने माँ को एक कार्ड भेजा होना चाहिए, तो ये भी गलत है। शरीर पर कई अंग होते हैं, शरीर पर कई अंग होते हैं, नहीं, शरीर पर नहीं होता, शरीर में कई अंग होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। भारत की राजभाषा हिंदी है, बिल्कुल सही है, विकल्प घ सही हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो विकल्प घ जो है सही हो, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए, यानी संकेतवाचक जो वाक्य है उसका सही विकल्प कौन सा है। तो देखिए राम जाकर पढ़ाई करो, ये तो आदेश दिया जा रहा है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये तो कामना किया जा रहा है। कृपया सभी बैठ जाओ, ये भी आदेश है। दीपक का घर उधर है, तो ये संकेत दिया जा रहा है दीपक का घर उधर है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का रूप नहीं है, यानी शुद्ध वाक्य रूप नहीं है, यानी वाक्य का जो कौन सा है शुद्ध रूप नहीं है, तो यानी अशुद्ध को छांटना है। तो ये इसमें देखना है एक एक शब्दों को। 2 टोकरी कचरा फेंक दिया, 2 टोकरी कचरा फेंक दिया, तो सही है। कूड़ा करकट रह जाता है, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ आपको शुद्ध वाक्य रूप नहीं है, ये आपको देखना है। तो यहाँ देखिए मेरे पास इतना कम समय है, ये भी सही है। उनके उच्चारण ठीक नहीं है, उनके उच्चारण ठीक नहीं है, उनका उच्चारण ठीक नहीं है, तो विकल्प ये जो है सही हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए व्याकरण का जो इसमें टॉपिक है, तो सबसे ज़्यादा अलंकार से प्रश्न रहता है 25, उसके बाद रस से रहता है 10, छंद से रहता है 10, उसके बाद वाच्य है, वाक्य है, ये सबसे प्रश्न ज़्यादा रहता है। संधि है, समास है, काव्य गुण है, शब्द शक्ति है, ये सबसे प्रश्न लगभग अच्छा रहता है। तो आप जो थोड़ा सा तैयारी कर देते हैं तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। विधेय कौन है। तो घोड़ा तेज दौड़ रहा है, इसमें विधेय कौन है आपको बताना है। तो देखिए विधेय है तेज दौड़ रहा है, यानी
विधेय का काम कर रहा है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। हमने खाना नहीं खाया कैसा वाक्य है? हमने खाना नहीं खाया कैसा वाक्य है आपको बताना है। तो ये जो वाक्य है बिल्कुल सरल वाक्य है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है हाथ कंगन को अरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? हाथ कंगन को अरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है फूंक फूंक कर कदम रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा सोच विचार कर काम करना, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। धीरे धीरे चलना ये नहीं होगा, सोच विचार कर काम करना विशेष अर्थ देता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है। तो आंखें बिछाना मुहावरा जो है उसका सही अर्थ क्या है? तो हृदय से आदर करना, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। यानी बढ़ चढ़कर उसका जो है स्वागत करना, ये भी हो सकता है। तो देखिए शब्द में चेंज हो सकता है लेकिन अर्थ हो ही निकलेगा, तो ये आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं और आप लोग अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह एक दो प्रैक्टिस सेट देख देंगे और कोशिश कर रहे हैं कि आपका समय से जो है सब कुछ हो जाए। लगभग पेपर 1 का क्लास ख़त्म हो चुका है, एक दो टॉपिक बचा है तो कल प्रश्न देख देंगे और बीच में प्रैक्टिस सेट भी एक दो देख लेंगे। अतनियों में बढ़ पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो अतनियों में बढ़ पड़ना जो मुहावरा है उसका सही अर्थ है हंसते हंसते पेट में पीड़ा होना, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आँख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो इसका अर्थ है मूर्ख किंतु धनी, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जहर उगलना मुहावरे का सही अर्थ है। जहर उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। तो जहर उगलना मुहावरे का सही अर्थ है कष्टदायक बातें करना, विकल्प क जो है सही हो जाएगा, कष्टदायक बातें करना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न आपका जो है वो वाच्य से आ गया, तो वाच्य से लगभग 5 प्रश्न रहता है। जिस वाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकते हैं उसे कहा जाता है। तो जिस वाक्य में दोनों क्रियाएं होती है उसे कहा जाता है कर्तृवाच्य, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। भाववाच्य में कौन सी क्रिया होती है? भाववाच्य में कौन सी क्रिया होती है आपको बतानी है। तो भाववाच्य जो है उसमें कौन सी क्रिया होती है आपको बताना है। तो भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो अकर्मक क्रिया होती है, विकल्प ख सही हो जाएगा। मुझसे चरा नहीं जाता किस वाच्य का उदाहरण है? तो मुझसे चरा नहीं जाता ये जो वाच्य है ये भाववाच्य का उदाहरण है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में कौन सा कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो आपका बताना है आपको कि इसमें कौन सा जो है वो कर्मवाच्य है। तो देखिए अगर आप सही से देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कर्मवाच्य जो है वो कौन सा है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है ये जो है कर्मवाचक है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, यानी कर्म की प्रधानता दी गई है। आगे बढ़ते हैं। जब वाक्य या कविता में कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ या शब्दकोशीय अर्थ प्रकट करता है तो वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है आपको बतानी है। तो वहाँ जो शब्द शक्ति होती है वो अवधा होती है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा, सीधा सीधी अर्थ प्रकट करना, विकल्प क सही हो जाएगा। ये शब्द शक्ति से पूछा है तो आप एक एक चीज़ों को देखते चलिएगा, सारा चीज़ जो है आपके स्तर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जब किसी पद में यमक अलंकार हो तब वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो देखिए जब किसी पद में यमक अलंकार होता है तो वहाँ जो शब्द शक्ति होती है वो अविधा शब्द शक्ति होती है, विकल्प क सही हो जाएगा। तो इस तरीका के भी प्रश्न देखिए आपको पूछ सकते हैं और पूछे गए हैं, यानी स्टेट पेपर 1 पेपर 2 अगर सभी का अध्ययन कीजिएगा तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देखिए प्रश्न है कहती हुई योतरा के नेत्र जल से भर गए, हिंद के कनों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। बिंदु यहाँ हो जाए, बिंदु के कनों से
हो गए पंकज नए। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ जो शब्द शक्ति है, यहाँ अभिधा शब्द शक्ति है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। सामान्यतः जब सरेस अलंकार युक्त पद होता है तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो यहाँ जो युक्त पद होगा यानी सरेस अलंकार से युक्त पद होगा तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति हो जाती है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। चिरजीवो जोरी जुड़े क्यों ना स्नेह गंभीर, का घटी ये वृष भनुजा वे हरदर के भीड़। शब्द शक्ति का चयन कीजिए। इसमें जो शब्द शक्ति आया है वो कौन सा शब्द शक्ति आया है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ जो शब्द शक्ति आया है वो शाब्दी व्यंजना है, यानी आपको पता होनी चाहिए कि शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, व्यंजना और रचना। उसमें भी आपको व्यंजना पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो व्यंजना जो शब्द शक्ति है उसके 2 भेद होते हैं, एक है शाब्दी व्यंजना, एक है अर्थी व्यंजना। तो यहाँ जो पंक्ति में आया है वो शाब्दी व्यंजना है, यानी शब्द के कारण जो है व्यंजना हो रहा है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? यानी आपको बताना है कि यहाँ जो शब्द शक्ति आया हुआ है वो कौन सी शब्द शक्ति है। तो देखिए ये जो पंक्ति दिया गया है इसमें जो शब्द शक्ति है ये रक्षणा शब्द शक्ति है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। लक्षण दिखा करके बात किया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरज हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। उपयुक्त पंक्ति में काव्य गुण है, यानी ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा काव्य गुण है आपको बताना है। तो देखिए ये जो पंक्ति है ये सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जितनी भी पंक्ति है लगभग में ओज गुण पाया जाता है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो देखिए काव्य गुण जो है उसके 3 भेद होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। तो ये ध्यान में रखिएगा। और अगर आप नहीं पढ़े हैं काव्य गुण तो टॉपिक पढ़ाया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत के एक सुर में समस्त संगीत, एक करिका में अखिल बसंत, धरा प्रति तुम स्वयं पुनीत। उपयुक्त पंक्ति में काव्य गुण है, यानी ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा काव्य गुण है आपको बताना है। तो इसमें जो काव्य गुण है ये माधुर्य काव्य गुण है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। इसमें माधुर्य काव्य गुण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न को। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण माने जाते हैं? तो देखिए भरत मुनि के अनुसार जो काव्य में गुणों की संख्या माने हैं वो 10 माने जाते हैं। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। और देखिए एक देव हैं, तो देव जो है भरत मुनि के 10 गुणों में 2 गुण और बढ़ा देते हैं और 12 मानते हैं। अब देखिए भरत मुनि जो है काव्य में दोषों की संख्या भी 10 माना है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 10 जो है काव्य गुण माना है और 10 जो है काव्य दोष माना है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग स्टेट पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट 2 देख रहे हैं, यानी दूसरा प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। काव्य गुण का रक्षण नहीं है, यानी जो इसमें काव्य गुण का रक्षण नहीं है उसका देखिए चयन करना है। तो देखिए गुण रस के साथ साधक धर्म है, बिल्कुल सही है। गुण भावात्मक है, बिल्कुल सही है। गुण रस का अपकर्ष है, तो अपकर्ष नहीं हो जाएगा, यानी कि विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। ये नहीं है, यानी काव्य गुण का ये रक्षण नहीं है। तो आप देख रहे हैं विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। बिजली सी फुर्ती दिखाकर अपने बालक को गिरने से बचा लिया, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? अपने बालक को बचा लिया, इस वाक्य में जो है कौन सा पदबंध है आपको बताना है। देखिए कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक जो है वो जल्दी में हम पूरी रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, सही से समय नहीं मिल पा रहा है, तो ये अन्यथा में नहीं दीजिएगा, क्योंकि जब स्टेट का आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो इससे ज़्यादा गलती आपको जो है स्टेट के क्वेश्चन में मिलेंगे। हम तो बहुत सुधार करके टाइपिंग किए हुए रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वरना आप क्वेश्चन को देखिएगा तो बहुत सारे जो है प्रश्नों गलत टाइप किए हैं, तो उस पर आप नहीं ध्यान दीजिएगा और उसको जब बनाइएगा तो अच्छे से चीज़ों को देखिएगा। अब देखिए यहाँ जो पदबंध आया है तो कौन सा पदबंध है? तो देखिए फुर्ती दिखाकर अपने बालक को, यहाँ अपने जैसा ही आया तो सर्वनाम पदबंध हो गया, विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे है बरगद और पीपल की घनी छाँव से हमें बहुत सुख मिला, इसमें पदबंध है।
तो देखिए बरगद और पीपल की घनी छाँव, यहाँ अंडरलाइन किया गया है। तो इसमें कौन सा पदबंध है, तो घनी छाँव आ गया, यानी विशेषण पदबंध है। विकल्प घ सही हो जाएगा। वह बाजार की ओर आया होगा, वह बाजार की ओर आया होगा, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है, तो देखिए यहाँ जो पदबंध है वो आया होगा यानी क्रिया पदबंध है। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। यहाँ अंडरलाइन होगा, वो बाजार की ओर आया होगा, ये अंडरलाइन रहेगा, तो रेखांकित नहीं किया हुआ है, उसको सुधार दिया जाएगा, रेखांकित कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। इतना लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता। अब देखिए इतना लगन से काम करने वाला मैं शब्द रेखांकित में है, तो ये देखिए सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है, ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो जिस भी वाक्य में अगर सर्वनाम दिखे तो वो जो है सर्वनाम पदबंध हो ही जाएगा। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अपने सामने है। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो रस निष्पत्ति में जो सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है उद्दीपन विभाव, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। उसे उद्दीपन विभाव कहे जाते हैं। विकल्प घ सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक चीज़ों को हमने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है ताकि आपका तैयारी जो है बेहतर हो सके। अब देखिए है, रस को काव्य का क्या माना जाता है, तो देखिए रस को जो काव्य का है वो आत्मा माना जाता है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। रस को काव्य का आत्मा माना जाता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतर युग मरने लगे, इसमें रस है। तो इसमें कौन सा रस है आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो रस आया है ये रौद्र रस आया है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है। तो इन जो भाव है उसको गिनती किस भाव के अंतर्गत की जाती है आपको बताना है। तो देखिए रति, हास, शोक, क्रोध, भय ये सब है, ये सब अस्थाई भाव है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न देखने को नहीं मिले तो हो सकता है ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आप एक एक चीज़ों को देखते चलिएगा और हम एक एक चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। अब देखिए है, हाथ पैर कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैन्य, स्वर परिवर्तन आदि किस रस के अनुभाव हैं। तो ये जो अनुभाव हैं ये किस रस के हैं आपको बताना है। तो ये भयानक रस के हैं, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न सामने है। जो विषय वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं। तो जो तेजी प्रदान करता है स्थायी भावों को उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अनुभाव कहा जाता है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, यानी अनुभाव कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगर आप यूट्यूब पे जितने भी सारे चैनल हैं अगर सर्च कीजिएगा तो हिंदी जंक्शन चैनल जैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ आपको फ्री में सारे प्रैक्टिस सेट, क्लास, प्रीवियस सेट सब कुछ उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं तो खुद से नोट्स बना सकते हैं, या फिर अगर टाइपिंग नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं तो वही टाइपिंग किया हुआ मिल जाएगा, उसके लिए पेमेंट करना होगा। तो सब कुछ यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कोर्स है, कहीं ऐप नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आपके लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं वो टाइपिंग का सिर्फ दिया जा रहा है, क्योंकि टाइपिंग दूसरा कोई करता है तो फ्री में नहीं करेगा। तो आपसे जो चार्ज दिया जाता है PDF के लिए वो सिर्फ टाइपिंग कॉस्ट है, आप कुछ नहीं है। तो आप लोग सहयोग करके ले सकते हैं, या फिर खुद सक्षम है तो अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए 25वां प्रश्न है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। जसोदा हरि पार नहीं झुरावे, हररावे दुधरावे मर्रावे, जाई सोई कछु गावे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ देखिए जसोदा अपने लाल को पलना में झुरा रही है, गा के सुरा रही है।
तो यहाँ देखिए माता और बेटे का है, तो ये वात्सल्य रस यहाँ हो जाएगा, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न आता है कि वात्सल्य रस का जो है सम्राट है वो किन्हें कहा जाता है। तो वात्सल्य रस का जो सम्राट है वो सूरदास को कहा जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा वात्सल्य रस। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूरक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। उपयुक्त पंक्तियां में कौन सा अलंकार है, यानी ये जो पंक्ति दिया गया है इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। इसमें भक्ति अलंकार है, विकल्प ग सही हो जाएगा। भक्ति अलंकार के प्रश्न बहुत कम देखने को मिले होंगे, लेकिन यहाँ पे चर्चा उसका भी किए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आश्रय, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सामने है। विस्मय किस रस का अस्थायी भाव है। तो विस्मय जो है वो अस्थायी भाव है अद्भुत रस का, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। पेरा थी बिजली सी बिकरार, लपेटे थे घन जैसे बार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ जो पंक्ति है इसमें जो अलंकार आया है वो कौन सा है, तो ये उपमा अलंकार है। सी जहाँ दिखा या जैसा, तो विकल्प क सही हो जाएगा उपमा अलंकार। आगे है। निम्नलिखित में से शब्दालंकार का एक भेद है, वह है। तो शब्दालंकार कौन है आपको बताना है निम्न में। तो देखिए वक्रोक्ति जो है वो शब्दालंकार है, विकल्प घ सही हो जाएगा। बाकी उपमा उपक विभावना सब है अर्थालंकार है। आगे बढ़ना है। अरे चर साथ मैं तुझे कनक, जो भिक्षुक रेकर स्वर्ण झनक। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये जो पंक्ति है इसमें अलंकार जो आया है उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। सागर सा उपमा आ गया, विकल्प का सही हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोरा, इसमें कौन सा अलंकार है। तो पीपर पात सरिस मंडोरा, इसमें जो अलंकार है रूपक अलंकार हो जाएगा, विकल्प का सही हो जाएगा। जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट बताए जा रहे हैं उसको 3-4 बार ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट 15 से 20 नंबर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जितना ज़्यादा इसको कीजिएगा उतना बेहतर आपके लिए होगा। जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो अलंकार होता है। तो यहाँ जो अलंकार होगा वो प्रतीप अलंकार होता है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है। तो देखिए जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है, तो वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावना, उत्प्रेक्षा का अर्थ ही है संभावना, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है अमावस्या निशा उगलता गगन घन अंधकार। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ जो अलंकार है वो कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए मानवीकरण किया गया है, तो विकल्प क सही हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है। कुंडलिया छंद का रक्षण है। तो देखिए कुंडलिया छंद का रक्षण है, क्या आपको बताना है। देखिए मात्रिक विषम छंद है, बिल्कुल सही है। यह छंद 6 पंक्तियों में होता है, ये भी सही है। यह संयुक्त छंद होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है संयुक्त छंद होता है। तो दोहा और रोरा का जो मिलन है वो कुंडलिया हो जाता है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राओं सहित कुल 24 मात्राओं वाला छंद होता है। तो कौन सा छंद होता है आपको बताना है। देखिए 24 मात्रा वाला जो छंद है वो दोहा होता है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। और दोहा का उल्टा जो है सोरठा है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे है रघुकुल रीत सदा चरियाई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो ये जो पंक्ति है इसमें चौपाई छंद का जो है प्रयोग किया गया है, यानी 16-16 हर एक जो है मात्रा है हर एक पंक्ति में, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है गीतिका छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो देखिए गीतिका जो छंद है उसके एक चरण में 13 जो है वर्ण होते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। रामदूत अतुरुति बरधामा,
इसमें कितनी मात्राएं हैं? तो इसमें जो मात्रा की संख्या है वो 16 है, यानी चौपाई में लिखा गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है, लक्षणों के आधार पर कौन सा छंद दोहा का विपरीत होता है? ऊपर चर्चा किए थे, तो लक्षणों के आधार पर जो दोहा के विपरीत है वो सोरठा हो जाएगा, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपके सामने है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? तो देखिए, छंद शास्त्र के जो प्रणेता आचार्य है वो पिंगल को माना जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो ये भी आई प्रश्न हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन वार्णिक छंद है? तो देखिए, वार्णिक छंद अगर देखिएगा तो उपेंद्र वज्रा जो है वार्णिक छंद है, बाकी जो है सभी शाब्दिक छंद है, मात्रिक छंद है, सॉरी, ये तीनों जो है वो मात्रिक छंद है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती है? तो किस छंद में 19 मात्राएं होती है आपको बताना है। तो बजवय छंद में जो है 19 मात्राएं होती है, विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा वार्णिक छंद है? तो देखिए, वार्णिक छंद का बात करें तो मारनी, सवैया, कवित, ये सभी क्या हैं? वार्णिक छंद हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो छंद से लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छंद टॉपिक को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, रस अलंकार टॉपिक को देख लेते हैं, तो ये तीनों टॉपिक पे ही आपका रिजल्ट निर्भर करता है। इन तीनों टॉपिक को अच्छे से करने से आपका रिजल्ट लगभग तय हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, उक्त पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो पद दिया गया है इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो यहाँ जो है अनुप्रास अलंकार है, चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है? तो निर्वेद जो है वो किस रस का अस्थायी भाव है? तो शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। और तुमुर को राह जो जयशंकर प्रसाद का कविता है वो शांत रस में ही लिखा गया है, यानी निर्वेद सर्ग में वर्णन है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन एक संचारी भाव नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले संचारी भावों की संख्या 33 है, और आपको छंद वाले टॉपिक में रस वाले टॉपिक में बताया गया है कि संचारी भाव जो है 33 है, और उसमें 33 का जो है वर्णन किया गया है। तो उसमें देखिए, मोह, शंका, चिंता, ये तीनों संचारी भाव में आते हैं, लेकिन रति जो है नहीं आता है। रति क्या है? तो रति जो है अस्थाई भाव है, विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जगन में रघु और गुरु का क्रम है। तो देखिए, जगन को आगे देखे होंगे, यानी जगन, मगन, तगन, ये सब जो रूप हैं, तो उसमें जगन में रघु और गुरु का जो क्रम है वो कितना है? तो विकल्प क सही हो जाएगा। पहले रघु, उसके बाद गुरु, उसके बाद रघु, विकल्प क सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले वीडियो में प्रश्न क्या है। कार्य और कारण में संगति ना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए, कार्य और कारण में जब संगति नहीं होता है तो वहाँ जो अलंकार आता है वो कौन सा होता है? तो वहाँ असंगति अलंकार होता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आलम्बन की चेष्टाएं क्या कहलाते हैं? तो देखिए, आलम्बन की जो चेष्टाएं हैं उसे उद्दीपन कहा जाता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? ये भी आई प्रश्न है, हमेशा देखने को मिलता है। तो ये जो भोज भोजक तत्व माना है, संबंध माना है, ये भट्टनायक ने माना है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। टा वर्ग तथा संयुक्त वर्णों का प्रयोग अधिकतर किस गुण के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए, टा वर्ग का जो प्रयोग होता है वो ओज गुण में किया जाता है, यानी वीर रस में होता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है, बोनाफाइड का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो बोनाफाइड का हो जाता है सदासही है, सद्भाव है, वास्तविक है। तो बोनाफाइड मतलब नकली नहीं होता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो ये पारिभाषिक शब्द है, ऐसा प्रश्न अभी ये स्टेट में देखने को नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है इस बार दे दे। पारिभाषिक तकनीकी शब्द में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा अकाउंटेबल का हिंदी समानार्थक शब्द है? तो अकाउंटेबल का हिंदी जो समानार्थक शब्द है ये थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया है। तो इसमें कौन है अकाउंटेबल का? तो आप अगर देख रहे हैं तो अकाउंटेबल मतलब होता है उत्तरदायी, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है,
टेम्पररी का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो टेम्पररी का जो हिंदी पारिभाषिक शब्द है वो कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए टेम्पररी का जो पारिभाषिक शब्द है वो क्या हो जाएगा, तो अस्थाई हो जाएगा, टेम्पररी यानी अस्थाई, विकल्प घ सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए प्रश्न है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो भरत मुनि ने जो रसों की संख्या मानी है वो कितनी मानी है, तो ये जो माने हैं 8 माने हैं, और 8 विकल्प में नहीं है, 3 में से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान देकर बनाइएगा, क्योंकि आपका जब गलत होगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। तो एक एक प्रश्न को सही करना है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो देखिए धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का है कहीं ठौर ठिकाना ना होना, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे है, ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ताक पर रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, यानी मौका देखते रहना, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है, टीस का शाब्दिक अर्थ है। तो टीस जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है टीस यानी कसक, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो देखिए अनुप्रास अलंकार जो है उसके 5 भेद होते हैं। अलंकार वाले टॉपिक में आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आरहा किस छंद तरह का छंद है। तो देखिए आरहा जो छंद है वो किस तरह का छंद है आपको बताना है। तो ये जो छंद है ये वर्णिक छंद में आता है, तो विकल्प घ जो छंद है यहाँ पे विकल्प कोई नहीं होगा, वर्णिक छंद आता है आरहा में, तो विकल्प ये क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन हैं। देखिए नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें अलंकारों की चर्चा 4 है और रसों की संख्या 8 है, 10 गुण 10 दोष है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन ह्रस्व स्वर नहीं है। तो देखिए ह्रस्व स्वर की बात करें तो आ है, ई है, ऊ है और री है। तो इसमें देखिए आ, ऊ, री तीनों है, ए नहीं है, ये दीर्घ स्वर है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो देखिए अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 मानी है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। इनमें कौन अर्थालंकार नहीं है। अब देखिए अर्थालंकार का बात करें किया जाए तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तीनों जो है अर्थालंकार है, नहीं पूछा है तो कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ है। तो उत्प्रेक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है आपको बताना है। तो देखिए उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 96 से जो 100 तक है वो नीचे गद्यांश को पढ़ना है और इससे संबंधित जो प्रश्न रहेगा उसको बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। इस तरीका के आपको 3 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो एक एक चीज़ों को आपको सिलेबस में ध्यान में रख करके बताया गया है, तो आप लोग इसको देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग 2-3 बार 4 बार ज़रूर जो है प्रीवियस ईयर को बनाइए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपको 10 से 15 मैच करेंगे ही करेंगे। अब देखिए यहाँ कहा गया है, जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की भांति ही अशुभ और अनिति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर देते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुँचने और पाने की आकांक्षा थी वह क्रमशः क्षीण होती जाती है। मैं अंधकार की इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है। उसके दूसरे के प्रति किए गए अपराधों को जन्म इस मूल पाप से ही होता है। यह स्मरण रहे कि जो व्यक्ति अपने ही प्रति इस पाप को नहीं करता वह किसी के प्रति कोई पाप नहीं कर सकता। किंतु कुछ लोग अंधकार के स्वीकार से बचने के लिए उसके अस्वीकार में रख जाते हैं। उनका जीवन अंधकार के निषेध के ही सतत उपकरण बन जाता है। अब देखिए यहाँ अंधकार से संबंधित जीवन में जो अंधकार है उसके बारे में कहा गया है। तो गद्यांश में जो अंधकार शब्द है किस ओर संकेत करता है। तो अंधकार जो है वो बुराई और कठिनाइयों की ओर संकेत करता है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है, लेखक ने किसे सबसे बड़ा का पाप कहा है।
तो जो अंधकार को स्वीकार कर लेना है, तो अंधकार को जो स्वीकार कर लेना है वही सबसे बड़ा पाप है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है, जब व्यक्ति स्वयं के प्रति किए गए अन्याय शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता तो उसे क्या किया जाता है, तो उसे जो है दूसरे के प्रति अन्याय शोषण को बढ़ावा मिलता है, यानी इससे दूसरे के प्रति जो है ये बढ़ावा मिल जाता है, विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे है, इस गद्यांश में उपकर्म का अर्थ है, तो देखिए उपकर्म का जो अर्थ है वो व्यवसाय या कार्य होता है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। ये जो गद्यांश है थोड़ा आपको कठिन लगा होगा, क्योंकि इस तरीका के कठिन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट के तर्ज पे हो सकता है कि कुछ गद्यांश दे तो कठिन हो जाएगा। अब देखिए अंतिम प्रश्न आपके सामने है, जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है, तो जीवन में तो आपको बताया गया है अधिकरण में पर, यानी अधिकरण कारक है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो आज हमने आपको बिहार स्टेट पेपर 1 टीजीटी यानी 9-10 का प्रैक्टिस सेट दूसरा प्रस्तुत किया है आपके समक्ष, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आपका इसमें 100 प्रश्न में कितना सही हुआ कमेंट कीजिए। साथ ही अगर पिछले प्रश्न को नहीं देखें प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है प्लेलिस्ट, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 149 रुपया स्टेट पेपर 1 के लिए, 199 रुपया स्टेट पेपर 2 के लिए और 249 रुपया बीपीएससी के लिए आप पेमेंट कर सकते हैं, और अपने जो है नोट्स प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं प्रीवियस सेट, जिसको आप 2-3 बार पढ़िएगा आपका रिजल्ट लगभग तय हो जाता है। 95% आपका तैयारी हिंदी की हो जाती है। तो हिंदी की संपूर्ण तैयारी हिंदी जंक्शन पे करवाई गई है, आप वहां से अपने अनुसार क्लास देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं कोई चार्ज नहीं है। अगर आप इसी का जो है टाइपिंग किया हुआ लेना चाहते हैं तो उसी का चार्ज है, ये जो हम बता रहे हैं। तो आपसे जो पैसा लिया जा रहा है वो फीस नहीं है, आप जो है टाइपिंग कॉस्ट दे रहे हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। कोर्स नहीं खरीद रहे हैं, टाइपिंग का जो है चार्ज दे रहे हैं। तो आप लोग इसको देखिए, पढ़िए, एग्ज़ाम नज़दीक है। और हिंदी जंक्शन माध्यम से लगभग स्टेट में 100% विद्यार्थियों का अभ्यर्थियों का रिजल्ट रहता है, तो आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो आपका रिजल्ट लगभग पक्का है। तो हिंदी जंक्शन पक्का सेक्शन जो टैग है उस पर खरा उतरता है, तो आप लोग चैनल को देखिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नए वीडियो में। अगले वीडियो में बात करेंगे आपको और दूसरे प्रश्न सेट या क्लास को देखेंगे। जय हिंद।